हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने सामाजिक स्तरीकरण यूनिट 3 के टॉपिक है ये, जिसमें सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभाजन, पदानुक्रम, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाति, वर्ग, निर्जातीयता, प्रजाति, वर्ग, तो जनजाति। इनको आज के टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा जाति। जाति जो है पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना हुआ है। जाति किस शब्द से बना है? कास्ट से बना हुआ है और पुर्तगाली शब्द है ये, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रजाति, नस्ल और जन्म से लिया जाता है। जाति को जन्म से संबंधित माना जाता है, क्योंकि जिस जाति में हमारा जन्म होता है वही फिर हमारी कास्ट हो जाती है। लेटिन भाषा का शब्द कास्टस है। विशुद्ध आनुवांशिक जाति शब्द संस्कृत भाषा के जाति से लिया गया बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जन्म। तो संस्कृत भाषा में जाति का कस्टस का अर्थ होता है जन्म। पुर्तगाल के ग्रेरिया डी ओरेटा थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1665 में इस शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था, ठीक है। और भारत के उन लोगों के लिए इसका प्रयोग किया जिसे जाति के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो और सबसे पहले सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य किसने किया था? जी.एस. घुरिये द्वारा किया गया था। तो ये भारत के, इनको कर लेना। व्यवस्थित कार्य किसने किया था? जी.एस. घुरिये द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया कि जाति जो है इंडो आर्यन संस्कृति का मिश्रण का बच्चा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? जी.एस. घुरिये ने क्या बोला है? तो जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता क्या होती है? जन्मजात होती है, और प्रत्येक जाति का एक नाम और उनकी अपनी एक जीवन शैली होती है। हर जाति की अपनी एक जीवन शैली होती है, उनका नाम होती है, पहचान होती है, और वो जन्मजात होती हैं, ठीक है। आपस में भोजन और सहवास पर प्रतिबंध रखते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से भोजन करना है, सहवास किस तरीके से, उन पर वो प्रतिबंधित रखते हैं। साथ ही साथ जातिक अंतर्विवाह होती है, मतलब एक जाति का अपनी ही जाति में विवाह होता है, तो अंतर जातीय परिवारों का एक समूह हो गया ये, जो शुद्ध अशुद्ध के विचारों को मान्यता है, ठीक है। इस तरीके से जी.एस. घुरिये ने जाति के लिए कुछ विचारधारा या ये बनाई है, तो इसको देख लेना आप। उसके बाद क्या है? इसलिए लुइस ड्यूमा ने जाति का मुख्य आधार केवल पवित्रता और अपवित्रता को माना है। तो जो लुइस ड्यूमा है वो जाति का मुख्य आधार किसको मानते हैं? पवित्रता और अपवित्रता को, ठीक है। तो जाति क्या हो गया? जाति यानी कास्ट, जो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, ठीक है, और ये वंशानुगत चलती रहती है, ठीक है। जाति की विभिन्न परिभाषाएं हैं, तो अलग अलग समाजशास्त्रियों के अनुसार इनकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले लुइस ड्यूमा ने जाति का सांस्कृतिक सोपान उच्चता निम्नता की दृष्टि से देखा, और जाति का केंद्रीय आधार उन्होंने पद सोपान या स्तरीकरण को माना है। तो केंद्रीय आधार क्या होगा इसका? पद सोपान और स्तरीकरण, ठीक है। ये पदानुक्रम के आधार पर जाति का विभाजन करती है, ये बोला है लुइस ड्यूमा ने, ठीक है। इनको कर लेना आप। पद सोपान और स्तरीकरण उच्चता और निम्नता की दृष्टि से देखा गया है इन्होंने जाति का सांस्कृतिक सोपान जो है। फिर मजूमदार और मदान जो है, दूसरा ये मजूमदार और मदान। तो मजूमदार और मदान ने क्या बोला है? मजूमदार और मदान बोलते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, तो इन्होंने जाति को एक बंद वर्ग बताया है। जाति प्रथा भारत की एक अनुपम व्यवस्था है, ठीक है। बेवर का और देख लेते हैं। बेवर के अनुसार क्या है? जाति एक बंद समुदाय है। तो बेवर, मजूमदार और मदान इन्होंने जाति को एक बंद वर्ग बता दिया, बेवर ने बता दिया बंद समुदाय, ठीक है। लुइस ड्यूमा का आपको याद रह जाएगा। उसके बाद एक और इरावती कर्वे, इनका हम याद कर लेते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार क्या है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। तो उन्होंने जाति एक अंतर्विवाही समूह, मतलब एक जाति का अपनी ही जाति के अंदर विवाह होता है, तो अंतर्विवाह समूहों के साथ साथ, समूह के साथ साथ क्या है? विस्तृत नातेदारी समूह है, मतलब उनका अपनी जाति में नातेदारी व्यवस्था विस्तृत होती है, तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया? नातेदारी समूह बोल दिया। किसने? इरावती कर्वे ने, ठीक है। अब आती हैं जाति की कुछ विशेषताएं। तो जी.एस. घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, तो ये
इरावती कर्वे की पुस्तक, घुरिये की पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं 6? पहली क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन, ये समाज का विभिन्न खंडों में विभाजन करती है। संस्तरण होता है, ठीक है, यानी स्तरीकरण हो जाता है, श्रेणीकरण या विभाजन हो जाता है। भोजन और सहवास संबंधी प्रतिबंध होता है, भोजन और सहवास संबंधी प्रतिबंध होते हैं। नागरिक धार्मिक नियोग्यता और विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध होता है कि व्यवसाय कौन सा करना है कौन सा नहीं, उसके चयन पर प्रतिबंध हो जाएंगे। विवाह संबंधी प्रतिबंध और ये अंतर्विवाही होता है, ठीक है। इस तरीके से घुरिये ने कुछ 6 विशेषताएं बताई हैं अपनी पुस्तक, कौन सी? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व बताया। तो वेस्टरमार्क भी क्या बोलते हैं कि जो जाति है ना वो अंतर्विवाह को ही जाति का सार तत्व मानते हैं, अंतर्विवाह को, ठीक है। इसके बाद हमें किसी का नहीं करना है। उसके बाद जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। तो उत्पत्ति के सिद्धांत में हम मैकाइवर के अनुसार उत्पत्ति सदैव होती रहती है, ये चीज़ करेंगे कि मैकाइवर ने क्या बोला है, उत्पत्ति सदैव होती रहती है, ठीक है। और मैक्स वीबर जो हैं इन्होंने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। तो जाति प्रथा कहाँ से उत्पन्न हुई है? धर्म से उत्पन्न हुई है, ऐसा किसने बोला है? मैक्स वीबर ने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं हम कि परंपरागत सिद्धांत हैं। तो जाति की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें पहला हम परंपरागत सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे मजूमदार। प्रतिपादक कौन है? मजूमदार हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में क्या बताया गया कि ब्रह्मा के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो वहाँ जाति शब्द को वर्णित किया गया है। तो इन्होंने परंपरागत सिद्धांत अपना बताया, किसने? मजूमदार ने, कि वहाँ से जाति की उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद से, ठीक है। दूसरा आता है राजनीतिक ब्राह्मणवादी चतुर्युक्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो थे अब बेडुवाए थे, समर्थक घुरिये और ये हैं, ठीक है। सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है। इन्होंने बोला है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है, जिसके माध्यम से ब्राह्मणों की सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि व्यावसायिक सिद्धांत है। व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे नेस्फील्ड, ठीक है, समर्थक नहीं करना है। नेस्फील्ड ने कहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। तो नेस्फील्ड जो थे इन्होंने व्यावसायिक सिद्धांत दिया था और व्यवसाय को ही उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना था जाति की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत हो गए, राजनैतिक सिद्धांत हो गया, व्यावसायिक हो गया और परंपरागत हो गया। राजनैतिक के अंतर्गत ब्राह्मण जाएंगे और अम्बेडुवाइस के वो हो जाएंगे प्रतिपादक, ठीक है। व्यवसाय का याद हो ही गया होगा, नेस्फील्ड, और परंपरागत के मजूमदार थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग। वर्ग यानी होता है क्लास, ठीक है। तो वर्ग के अंतर्गत वर्ग सामान्य अर्थ में वर्ग वह समूह होता है जिसकी सामान्य कार और बाजार की स्थितियों में बराबरी की भागीदारी होती है, ठीक है। किसी भी औद्योगिक समाज में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। मार्क्स ने इस वर्ग व्यवस्था को संपत्ति संबंधों के आधार पर निर्धारित किया था। संपत्ति के आधार पर मार्क्स ने बांटा था ना, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, ठीक है। मार्क्स के अनुसार समाज में भेद पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था में प्रायः 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक तो होता है क्या, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा कौन सा था, श्रमिक वर्ग, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व होता है और श्रमिक वर्ग अपनी मेहनत को पूंजीपति समाज में बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करता है। मार्क्स ने इस वर्ग को सर्वहारा कहा था, ठीक है। इस तरीके से वर्गों का अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग वर्गीकरण किया गया। तो वर्ग क्या है, एक समूह होता है जो कि अपनी कार्य और योग्यता के आधार पर बटा होता है, जबकि जाति क्या होता है, जन्म के आधार पर जाति निर्धारित होती है, ठीक है। फिर आता है भारतीय समाज के संदर्भ में प्राचीन काल में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था होती थी,
क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता है कि सामाजिक स्थिरीकरण जो होता था वो जाति के आधार पर होता था, किंतु कालांतर में जब भारतीय समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लगा तब जाति व्यवस्था के साथ वर्ग व्यवस्था का भी जन्म होने लगा। तो जाति तो जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज बटाया और योग्यता के आधार पर उन्होंने वर्ग व्यवस्था को भी जन्म दिया है। जैसे जैसे यह वर्ग व्यवस्था होती जा रही है वैसे वैसे जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है, क्योंकि फिर ये योग्यता को महत्व देती है, ना कि जन्म को। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग समझ में आ गया होगा। अब वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने क्या बोला है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या एक बंद वर्ग है और वर्ग जो है एक खुली जाति है। ठीक है, फिर आता है मैकाइवर और पेज की परिभाषा है वर्ग को लेकर। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं कि एक समाज वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो एक समाज वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये याद करनी है हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम वेबर की देखते हैं। वेबर ने बोला है एक वर्ग उन लोगों का समूह है। वर्ग क्या है? उन लोगों का समूह है जिसने समान अवसर समान मिल रहे हैं, सुविधाएं आदि की प्राप्त किया है। मतलब एक समान अवसर हों, सुविधाएं हों, तो उसको एक वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक लोगों का समूह हो गया, यानी एक वर्ग हो गया। ये किसने बोला है? वर्ग के बारे में वेबर ने बोला है। एक समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त हो गई। ठीक है, वेबर की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। तो वेबर ने जो है वर्गों को एक परिस्थिति समूह माना है। मतलब एक स्थिति, इसने स्थिति डिसाइड कर दी क्या पद है इस समूह में, जो लोगों का पद है वो क्या है, तो उसको एक वर्ग मान लिया। और एक वर्ग के लोगों की परिस्थितियां समान होती हैं, क्योंकि होंगी एक वर्ग के लोग तभी तो उसमें शामिल होंगे, इसलिए उनकी परिस्थितियां या पद समान होगा। ठीक है, वर्ग एक श्रेणी समूह है तो उसको एक श्रेणी समूह मान लिया। ठीक है, वर्ग जाति की भांति एक बंद व्यवस्था ना होकर खुली व्यवस्था होती है। ठीक है, वर्ग मतलब खुली व्यवस्था होती है, यानी कि आपका एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आप जा सकते हो, तो ये खुली व्यवस्था है। ठीक है, मतलब पहले आप पूंजीपति वर्ग में, जब आपके पास पैसा तो आप पूंजीपति वर्ग में शामिल थे। अब गरीब हो गए हो तो मजदूर वर्ग में शामिल हो सकते हो, सर्वहारा वर्ग में हो सकते हो। ठीक है, इसमें जन्म का महत्व नहीं होता है, जन्म के आधार पर नहीं होता है, योग्यता के आधार पर वर्ग डिसाइड होता है। पूर्णता अर्जित होती है, आप जैसा काम करोगे उसके आधार पर आपका वर्ग निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग की कुछ विशेषताएं हो गई, देख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्या होता है? कम स्तर होता है, स्तर नहीं होता है, जाति स्तर होती है। उसके बाद सामाजिक वर्ग के प्रकार हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स का देखते हैं हम। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है? कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर दो प्रकार, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बारे में बताया। गिडिंस जो थे, इन्होंने तीन प्रकार के, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इनके पास क्या है? शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, और मजदूर वर्ग बताए हैं। इन्होंने तीन प्रकार के वर्ग बताए हैं सामाजिक वर्ग, जिनमें एक आता है उच्च वर्ग, दूसरा आता है मध्यम वर्ग और एक आता है मजदूर वर्ग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, ये नहीं करना है आपको, बस यही दोनों कर लेना, गिडिंस के अनुसार और कार्ल मार्क्स के अनुसार। ये वेबर का और देख लें, वेबर ने चार प्रकार बताए। एक तो धनी वर्ग होता है, फिर आता है बुद्धिजीवी वर्ग, परंपरागत निम्न वर्ग और मजदूर वर्ग। ये चार वर्ग बताए वेबर ने। ठीक है, अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में वर्ग की अवधारणा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वर्ग व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। भूमि सुधार आंदोलन ने भारत में वर्ग की अवधारणा को एक नया रूप दिया है। भूमि सुधार आंदोलन जो थे ना, उन्होंने भारत में वर्ग की अवधारणा को एक नया स्वरूप दिया है। भूमि सुधार कार्यक्रमों ने जहां एक ओर मध्यस्थों को समाप्त किया, वहीं दूसरी ओर नए वर्गों को जन्म दिया है। ठीक है, तो भूमि सुधार कार्यक्रमों के पहले क्या थे? जमींदार व्यवस्था थी, तो उसमें कुछ पूंजीपति वर्ग हो गए थे और कुछ निम्न वर्ग हो गए थे, मध्यम वर्ग हो गए थे। भूमि सुधार कार्यक्रम चला तो उसमें मध्यस्थों का उन्मूलन हुआ, उसके पश्चात एक समान समाज की स्थापना हुई, तो उन्होंने नए नए वर्गों को जन्म दिया। अर्थशास्त्री खुसरो के अनुसार भूमि सुधार आंदोलनों ने गाँवों में किसानों का एक ऐसा वर्ग बनाया जिसने कि खेती को एक नए उद्यम के रूप में चुना। ठीक है, तो ऐसे खेती का वो हुआ ज़्यादा,
खेती का विकास हुआ, हरित क्रांति आई, उससे क्या हुआ, किसानों का एक नया वर्ग तैयार हो गया जिससे प्रगतिशील किसान और जेंटलमैन फार्मर कहा गया। ठीक है। हरित क्रांति, कृषि यंत्रीकरण, कृषि प्रशिक्षण संस्थानों ने देश की कृषि, व्यवसायिक, खेती और दस्तकार नामक 3 नए वर्गों को जन्म दिया है। मतलब जो यंत्रीकरण का कार्य कर रहे हैं, ट्रैक्टर वैक्टर चला रहे हैं, वो कृषि यंत्रीकरण वाले वर्ग में शामिल हुए। कृषि प्रशिक्षण संस्थानों ने देश में कृषक, व्यवसायी, मतलब कुछ व्यवसाय कर रहे हैं कृषक से संबंधित, तो कृषक व्यवसायी हो गए, खेतीहर और दस्तकार नामक 3 नए वर्ग, दस्तकार और एक खेती है जो खेती कर रहे हैं वो। इस तरीके से कुछ कुछ नए नए वर्गों का जन्म हुआ था भूमि सुधार कार्यक्रमों के पश्चात। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है। तो जाति समुदाय जो होता है लंबवत रूप से विभाजित है। ठीक है, ये लंबवत विभाजित होता है और ये जो वर्ग होता है वो क्षैतिज रूप से होता है। ठीक है। जाति में क्या होता है, व्यक्ति की परिस्थिति जन्म के आधार पर होती है, जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। और जबकि वर्ग क्या होता है, योग्यता आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होगा कि आपकी योग्यता क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, पूंजीपति वर्ग में हो या सर्वहारा वर्ग में हो, इसके आधार पर आपका वर्ग निर्धारित करेगा। जाति क्या होती है, एक बंद समूह होती है। ठीक है, आपको अपने समूह में ही रहना पड़ेगा। जाति आपकी जन्म के आधार पर है तो उसी में ही रहोगे आप। ठीक है। वर्ग क्या होता है, खुला समूह होता है। आप सर्वहारा वर्ग में शामिल हों, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, पैसा आ गया, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो आप पूंजीपति वर्ग में भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये खुला समूह होता है। जाति पंचायत समाज की विशेषता है, जबकि वर्ग क्या है, पूंजीवादी समाज की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद जाति जो होती है अंतर्विवाही हैं। जाति के अंतर्गत ही विवाह होता है, इसलिए अंतर्विवाही है। और वर्ग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जाति प्रथा जो होती है ना वो स्थिर होती है, हमेशा एक ही रहेगी, और वर्ग में ऐसा नहीं है। ठीक है। जाति की जो परिस्थिति होती है वो प्रदत्त होती है, मतलब पहले से ही प्रदान की जाती है, जबकि वर्ग की अर्जित की थी। वर्ग को तो हम अर्जित कर रहे हैं ना, कि हम किस वर्ग में शामिल होंगे, तो उसको हम अर्जित कर रहे हैं, और जाति की परिस्थिति जो वो हमें पहले से ही प्रदान होती है। जाति का जो पेशा होता है वो निश्चित होता है कि हम किस जाति में आते हैं, उसके आधार पर हमारा पेशा निश्चित होता है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। जाति और जनजाति में कुछ अंतर है। जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, मतलब वो कहीं पर भी रह सकती है, लेकिन जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास करती है। ठीक है। तो जाति की सामान्य भाषा होती है। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है वो, लेकिन जनजाति की निश्चित भाषा होती है। ठीक है। उसी तरीके से जाति के सामान्य जीवन में सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाएगी, और जबकि जनजातियों में समानता पाई जाती है। एक प्रकार की जनजाति हो तो उसमें जो सामान्य जीवन हो जाएगा, रहन सहन हो जाएगा, खान पान हो जाएगी, उन सब में समानता पाई जाएगी। और जाति में क्या होता है कि सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लिंग और लैंगिकता। जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए किया जाता है। जेंडर क्या है, पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि सेक्स क्या है, पुरुषों और महिलाओं की जैविक विभिन्नता को दर्शाने के लिए, मतलब कि पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर करने के लिए प्रयुक्त होगा कि महिलाएं कौन सा काम कर सकती हैं, पुरुष कौन सा काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लैंगिकता, और जेंडर हो जाएगा पुरुष और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए। ठीक है। जबकि उसी सामाजिक स्थिति के आधार पर अगर उनमें विभेद हो रहा है तो वो हो जाएगी लैंगिकता। ठीक है। तो इस तरीके से ये लिंग और लैंगिकता को पढ़ना है। उसके बाद लिंग आधारित सामाजिकरण के जो प्रारूप हैं वो पढ़ते हैं हम। लिंग के अनुसार क्या होता है, अलग अलग व्यवहार किए जाते हैं। लिंग अनुसार अलग अलग व्यवहार कैसे हो जाएगा कि परिवार में एक बच्चे के साथ उसके लिंगानुसार अलग अलग व्यवहार होता है। परिवार में बच्चा हुआ है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा, और लड़की हुई है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा। उसके कपड़े, खिलौने, पालन पोषण भी अलग प्रकार से होगा। लड़का होगा तो उसका अलग प्रकार से होगा। तो लिंग के अनुसार अलग अलग व्यवहार हो गया। सेकेंड आता है नारी पर कुछ विशेष गुणों का आरोपण होता है। ठीक है, मतलब कि ये है नारी का कुछ विशेष गुणों पर आरोपण क्या हुआ है कि सामाजिकरण की दृष्टि से हिंदू परिवारों में क्या होता है, नारी को ना तो किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, ना ही घर की चारदीवारी के बाहर की क्रियाओं में भी किसी भी प्रकार से भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष गुण हो गए।
और उनसे आशा भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक समय में गृह कार्यों में व्यतीत करो और कुछ काम करो ही मत। तो उनके लिए एक विशेष क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि आपको बस यही काम करना है, उसी के लिए आप बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक स्थिरीकरण